हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ ये चर्चा करूंगा कि एक्सपायरी किस तरीके की हुई। उससे पहले भी हमारी चर्चा कल क्या थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी चर्चा इस बात पर थी कि जो है सेल ऑन राइज मार्केट रहने वाला है और बाज़ार ने ऊपरी लेवल से काफ़ी दबाव जो है देखा है। अभी भी मेरा मानना है ऐसा कि निफ्टी अभी भी थोड़ा सा और वीक हमें लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे लिए थोड़े से तो इम्प्रूव हुए हैं। क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड का प्राइस नीचे की तरफ आता है तो वो हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी जो प्रेशर है टेक्निकली वो थोड़ा सा अभी हमें लग रहा है। और 15,800 हमें लगता है कि एक्सपोर्ट है निफ्टी की, और शायद इसको भी कल टेस्ट कर सकता है और बाज़ार इसके नीचे भी ब्रेक कर देगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे कंसोलिडेट करके 15,800 के आसपास जो है सेटल होने की कोशिश करे। इसके अलावा जो डॉलर है वो लगभग इस 80 के आसपास चल रहा है, यानी कि $1 80 रुपये के आसपास जो है चल रहा है। वो जनरली आईटी कंपनीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन जो यूरोप के अंदर यूक्रेन रशिया के युद्ध की वजह से जो पूरा सिस्टम ख़राब हुआ उसका जो खामियाजा है वो आईटी कंपनीज़ को भुगतना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से आज आपने देखा टीसीएस भी 3,000 के लेवल को तोड़ गया। बट मुझे लगता है कि जिन लोगों का मीडियम टर्म या थोड़ा सा 6 से 9 महीने का व्यू है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और टीसीएस जो है 3,000 के नीचे मुझे लगता है कि एक एसआईपी मोड के अंदर बाइंग की जा सकती है। और जो लोग थोड़े से रिस्क टेकिंग है वो एग्रेसिव भी बाय कर सकते हैं। लेकिन टाइम ओरिजिन देखिएगा 6 से 9 महीने का अगर होगा तो मुझे लगता है कि टीसीएस का जो प्राइस है वो वेल प्लेस्ड है इस समय पर, अर्निंग्स के साथ साथ भी। और जो हर क्वार्टर में लगभग डिविडेंड आता है 8-10 रुपये का, जो इस क्वार्टर में भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी जो गिरावट हुई है वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि डॉलर के अंदर जो रेवेन्यूज़ आते हैं उनके, तो डॉलर्स अगर मजबूत होता है तो हमारे लिए वो रेवेन्यूज़ जो है बढ़ जाते हैं, हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं या जो फार्मा कंपनीज़ हैं स्पेशली उनके लिए। अब बात करते हैं चार्ट के। तो देखिएगा, मैं बहुत बार आपके साथ कवायद करता रहा था कि जो भी गैप है उसको फिल करने के लिए बाज़ार आएगा। जब बाज़ार यहाँ पे नीचे खड़ा होता, बाज़ार फिल हो गया, ऊपर आ गया। जब ऊपर आया बाज़ार तो फिर देखिएगा मैंने अपना व्यू बदला और मैंने कहा कि भाई सेल ऑन राइज है, और तभी से आप देखिएगा कि बाज़ार गिरने की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी जो भी कैंडल्स हैं, 3 कैंडल रेड कैंडल बनी है, तो कोशिश ये हो सकती है कि कल की कैंडल ग्रीन बने। लेकिन ग्रीन कैसे बनेगी? हो सकता है कि आपको ओपनिंग थोड़ी सी नीचे मिले और फिर बाज़ार उन निचले लेवल से ऊपर सेटल हो जाए, क्योंकि ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है। तो 15,800 में बाज़ार हो सकता है कि कल आपको काम करता हुआ नजर आए। लेकिन 15,800 के नीचे अगर बाज़ार जाता है, 15,700 के आसपास अगर जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। और जैसे मैं आपको बोल रहा था कल परसों 2-3 दिन से कि जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाए बाइंग मत ढूंढना। तो अभी मैं ये कहूँगा कि निचले लेवल पर सेलिंग नहीं करनी है, थोड़ा देर बाज़ार को देखेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगी। क्योंकि जब बाज़ार एक ही दिन में 200-250 पॉइंट टूट जाता है और उस समय हम सेलिंग करते हैं तो हमारा रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और बाज़ार के अंदर देखिएगा यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, और कंपनीज़ के लिए ना अलग अलग सिचुएशंस हैं। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस घट रहे हैं तो किसके लिए फ़ायदा है? जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो भी इंडेक्स में है, उनके लिए बेनिफिट होता है। ऑयल के प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो रिलायंस ओएनजीसी जैसी कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। तो आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसी तरीके से डॉलर के रेट ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो किन के लिए फ़ायदा है? आईटी कंपनीज़ के लिए, फार्मा कंपनीज़ के लिए। लेकिन अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो अब उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है कि जब हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो जो ऑयल सस्ता हुआ उसका जो भी हमारे को बेनिफिट मिलता वो भाई साहब डॉलर के प्राइस की वजह से एडजस्ट हो गया। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वो गहमा गहमी के बीच में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बाज़ार को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वन वे जो है गिरावट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाज़ार कल कम से कम परसों के लिए एचडीएफसी बैंक के नतीजों को देखेगा। अगर एचडीएफसी बैंक के नतीजे खराब आ गए, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एचडीएफसी बैंक के नतीजे खराब आ गए तो एक चीज़ पक्की है, सारे बैंकों में सेलिंग शुरू हो जाएगी। और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आ गए तो यहाँ पर बैंकों के अंदर एक अच्छी खासी जो रिजल्ट्स की उम्मीद हो जाएगी, तो वहाँ पे बाइंग भी आ सकती है। और मैंने कल आपके साथ चर्चा भी की थी कि आप क्या स्ट्रेटेजी जो है ऐसे केस में रख सकते हैं। देखिएगा, मैं ये कहूँगा कि मैं स्ट्रेटेजी तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आप अपने रिस्क को और रिवार्ड को समझिएगा कि किस तरीके से काम करेंगे। कोई भी डिसीजन ले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। मैं केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, ऐसी परिस्थिति में 2 तरीके से ट्रेड किया जा सकते हैं।
एक इंडेक्स बेस्ड ट्रेड हो सकता है, एक HDFC स्पेसिफिकली HDFC बैंक से रिलेटेड, क्योंकि कल फ्राइडे है, सैटरडे को रिजल्ट आएंगे, मंडे को उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी HDFC बैंक तकरीबन 1350 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर हम वहाँ देखें तो हम HDFC बैंक के अंदर एक पोजीशंस ले सकते हैं, क्योंकि आपका 1350 कल होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जहाँ पर भी HDFC बैंक सेटल हो वहाँ पर एक चीज़ की जा सकती है, एक इन द मनी कॉल और एक इन द मनी पुट दोनों खरीद के जाई जा सकती है। और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट ख़राब आएंगे तो भी 1260 1270 की एक अच्छी रेंज है, वहाँ तक बाजार जा सकते हैं। तो 1350 के आसपास 1360 के आसपास की अगर पुट खरीदते हैं तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर रिजल्ट अच्छा है तो शेयर मान लो कल 1240 1230 के आसपास क्लोज होता है, 1240 पे विच स्पोर्ट है, लेकिन 1240 1230 के आसपास क्लोज होता है। मैं एजम्पशन ले रहे हैं कि भाई 1250 हो, 1240 हो, 1260, पर मैं 1240 के आसपास की एजम्पशन ले रहा हूँ। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 1230 जो 10 रुपये अंदर जाके कॉल खरीद सकते हैं। अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो क्या होगा, ख़राब आते हैं तो 50 60 70 रुपये गिरेगा, तो आपको इन द मनी आपके पास कॉल पुट है तो वो पूरे पैसे मिलेंगे। और इन द मनी पुट है तो उसमें भी जो वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, वो फिर भी रह जाएगी इंटरेस्टिंग वैल्यू के साथ साथ। तो आपको कॉल अगर अच्छा रिजल्ट आए तो कॉल में पूरे पैसे आएंगे और पुट में आपके कम पैसे गिरेंगे, क्योंकि बड़ा मूव जब भी आता है तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी रहती है। इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट, मैं एट द मनी भी नहीं कहूँगा, बट 10 रुपये अंदर की साइड जाके कॉल और 10 रुपये अंदर की साइड जाके पुट, और अगर थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं तो 20 रुपये अंदर जाके कॉल और 20 रुपये अंदर जाके पुट। मान लीजिए आज का भाव है 1250, अगर यही प्राइस माने तो 1230 की कॉल और 1270 की पुट। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो सकती है। जनरली मैं ऑप्शन सेलिंग में बिलीव करता हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जहाँ पर कि पैसे बन सकते हैं और ज़्यादा इसमें रिस्क है नहीं, क्योंकि अगर किसी भी साइड मूव तो देखिएगा होना लाजिमी हमें लगता है। और इसके अलावा एक दूसरा मूव है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनऑर्गेनिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनिकली तो सीधा HDFC पर अटैक कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक मतलब कि आप थोड़ा इनडायरेक्टली जाके सोच रहे हैं। इनऑर्गेनिकली आप सोचेंगे तो इंडेक्स के अंदर कि भाई HDFC के ऊपर बाकी भी इनडायरेक्टली बाकी बैंक भी इम्पैक्ट करेंगे, तो उस केस के अंदर इंडेक्स में आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी कल बैंक निफ्टी बंद हो, क्लोज हो, तो वहीं पर उसी तरीके की इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट खरीद सकते हैं। और वहाँ पे एक फैसिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वीकली ऑप्शंस हैं, तो वीकली ऑप्शंस में प्रीमियम थोड़े से कम होते हैं। तो कुल मिलाकर मान लीजिएगा जैसे आज बैंक निफ्टी 700 के आसपास बंद हुआ है, सॉरी 650 के आसपास बंद हुआ है, तो 34,650 के आसपास मान लीजिएगा यही लेवल है, तो 34,500 की तो कॉल खरीद लो और 34,800 की पुट खरीद लो। तो अगर HDFC बैंक की वजह से इम्पैक्ट आएगा और बाकी बैंक भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस रहेंगे। ये जो मेरे व्यू है ये केवल एजुकेशनल पर्पजेज से है। तो ये HDFC बैंक के रिजल्ट में आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो थी। अभी आगे का एनालिसिस जो है हम अगली वीडियो में करेंगे आपके साथ। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।